मोहम्मद रशद, पीजीटी कॉमर्स, HMES। हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं फंडामेंटल्स पर कि पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स में जो आपको अकाउंट्स पढ़ने हैं, तो बेसिक चीज़ें क्या है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं हम और आप। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसका बहुत इम्पोर्टेंट एक अकाउंट जो हम बनाना बनाना हमें सीखना पड़ेगा इस चैप्टर में, और उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम चीजों को कैसे पुट करते हैं, क्या क्या चीजें आती हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप क्लास 11 से पढ़ते हुए आए हैं, कोई भी अकाउंट हमें प्रिपेयर करना होता है उसमें दो साइड होती है, एक ये क्रेडिट की साइड और एक ये डेबिट की साइड। दो साइड होती है। तो इसी तरह से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी दो साइड होती है, एक डेबिट की और एक क्रेडिट की। अब इन दोनों साइड में हम कौन सी साइड में क्या रखते हैं, हम सबसे पहले इस पर डिस्कस करेंगे। तो बेसिक चीजें, आप कुछ टर्म्स हैं जो आप याद कर लें कि पीएल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट आता है, पार्टनर से जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है वो आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन हमें पार्टनर्स को देनी होती है। जनरल रिजर्व कि प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट आपको निकाल कर रखना होता है अपने फ्यूचर रिजर्व के लिए, दैट इज जनरल रिजर्व। और उसके बाद जो रेसिडुअल प्रॉफिट होता है, इस रेसिडुअल प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में, जो भी हमारे फर्म के पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये सिंपल सी कुछ चीजें हैं जो आपको अपने माइंड में याद कर लेनी है, जहन में आपको बसा लेनी है ये सिंपल सी चीजें कि पीएल एप्रोप्रिएशन में आता क्या क्या है। अब वन बाय वन मैं सारी चीजों पर डिस्कस करूंगा, जो जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती हैं, और उनके ताल्लुक से अगर आपको कुछ याद रखना है तो जिन चीजों को आपको याद रखना है उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड से मैं स्टार्ट करता हूं। क्रेडिट साइड में सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट, ये अमाउंट कहां से आता है? जब हम पार्टनरशिप के अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो पार्टनरशिप के अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए हम सबसे पहले अपना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं। और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं तो हमको ये अंदाजा हो जाता है और हमको ये पता लग जाता है कि फर्म ने नेट प्रॉफिट कितना अर्न किया है। तो जितना भी नेट प्रॉफिट फर्म ने अर्न किया होता है वो प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहां पर ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर करने से पहले आपको कुछ चीज ऐसी हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। वो जो चीज आपको याद रखनी है, सबसे पहले मैं बता दूं उसमें आपको याद क्या रखना है। सबसे पहले आपको याद ये रखना है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, दिस प्रॉफिट मस्ट बी आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, यानी कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में या क्रेडिट में जो भी चीजें आती हैं वो सब कुछ आपने ट्रीट कर रखी हो। ऐसा ना हो कि कोई भी टर्म छूट गया हो। अगर कोई भी टर्म छूट गया होगा तो ये नेट प्रॉफिट अभी एप्रोप्रिएशन के लिए तैयार नहीं है। तो ये नेट प्रॉफिट जो होना चाहिए मस्ट बी आफ्टर अ डिडक्शन ऑफ ऑल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जैसे कि किसी पार्टनर को रेंट मिलना है तो उसका रेंट का पैसा यहाँ से डिडक्ट हो चुका होना चाहिए।
अगर किसी पार्टनर के लोन पर हमें उसको इंटरेस्ट देना है, तो वो इंटरेस्ट की अमाउंट यहाँ से डिडक्ट हो चुकी हो, इस बात का हम ख्याल रखें। अपने मैनेजर को हमें कमीशन देना हो, तो जो भी हमें उसे कमीशन देना है, वो कमीशन हमने यहाँ से निकाल चुके हों हम। यानी कि सब कुछ ट्रीट करने के बाद हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट का अमाउंट लिखना है। मान लो अगर हमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है और किसी क्वेश्चन में हमें इस बात का अंदाजा लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट थी पर वो ट्रीट नहीं की गई है, तो ट्रीट नहीं की गई है तो आप पहले उसको डिडक्ट कर लोगे, फिर उसके बाद ही यहाँ पर प्रॉफिट लिखोगे। तो ये चीज आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में सबसे पहले नेट प्रॉफिट आता है, और ये नेट प्रॉफिट हम कहाँ से लेकर आते हैं, अपने इससे पहले वाला अकाउंट जो हम बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसमें से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली सारी चीजें जैसे कि रेंट अलाउड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, मैनेजर कमीशन, ये सारी चीजें हमने हटा दी हूँ, उसके बाद ही हम यहाँ पर लिखेंगे। अब आती है नेक्स्ट थिंग जो हमें क्रेडिट साइड में लिखनी होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें पार्टनर से लेनी होती है एक्चुअली। तो जो भी पार्टनर्स होते हैं हमें उससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेनी होती है। आपको पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेनी है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी है। जो चीजें आपको याद रखनी है मैं उस पर आपको पॉइंट आउट करता हूँ। पहला पॉइंट मैंने लिख रखा है, इट इज कैलकुलेटेड ऑन द टाइम बेसिस। कि पार्टनर ने ड्राइंग जब भी विड्रॉ कर रखी हो उसके अनुसार हम टाइम के अनुसार कैलकुलेट करके यहाँ पर अमाउंट फिगर को पुट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल बंदे ने 10,000 रुपीज लिए हैं, तो 10,000 रुपीज लिए हैं और 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है, तो हमें पता ये होना चाहिए कि उसने जो 10,000 लिए थे ये कब लिए थे। अब मान लो हमें पता चलता है कि उसने अक्टूबर में लिए थे और हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा 31 मार्च को, तो हम पॉइंट पे आ गए कि भाई उसने अक्टूबर में लिए थे, 31 मार्च को हमारी क्लोजिंग हो रही है, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक हमारे 6 मंथ्स हो गए। तो हम क्या करेंगे, 10,000 का 10% निकालेंगे जो कि हो जाएगा हमारा 1,000। अब हम इसे 6 मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे कि भाई पूरे साल का 10% के हिसाब से 1,000 हो गया, तो 6 मंथ का अक्टूबर से लेके मार्च तक कितना हो गया, तो हमने इंटू 6/12 किया, तो हमें पता चल जाएगा कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट आएगा वो आ जाएगा हमारा 500। तो सिंपल सी बात है, इट इज कैलकुलेटेड ऑन टाइम बेसिस। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान से देखना है, परसेंटेज पर एनम इज गिवन बट टाइम इज नॉट मेंशन, देन ऑन assumption basis it is calculated for 6 month। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है कि भाई परसेंटेज दिया हो पर एनम का, पर टाइम ना पता हो कि उसने ड्राइंग को विड्रॉ कब किया है, तब हम क्या करेंगे। सपोज करो हमें ये तो पता है कि उसने 10,000 रुपये ड्राइंग के विड्रॉ किए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट भी पता है हमें कि भाई 10% है, पर उसने ये अमाउंट कब विड्रॉ की है ये हमें पता नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा तो है नहीं कि हम पूरे साल का चार्ज कर दें, जरूरी तो नहीं है कि साल के पहले दिन जब हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ हो तो उसने पहले दिन ही पैसे एज अ ड्राइंग विड्रॉ कर ली होगी। तो यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं पता, हमें साइलेंट है, तो हम एक अजम्पशन करेंगे 6 मंथ का जो हमारा सिलेबस अलाउ करता है। तो उसने 10,000 लिए हैं तो 10,000 का 10%, और अजम्पशन के बेसिस पर हमें हर हाल में उसे 6 मंथ में कन्वर्ट करना है। इन दी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर हमें नहीं पता है कि उसने ड्राइंग को कब विड्रॉ किया, तो ये भी दूसरा पॉइंट भी आप याद रखेंगे कि टाइम पता होगा तो उसके अनुसार कन्वर्जन करेंगे, 4 महीने होगा तो 4 महीने, 5 महीने होगा तो 5 महीने, टाइम नहीं पता होगा तो 6 महीने हमें लेना है। अब दूसरी बात जो हमें इसके लिए याद रखनी है, एक चीज और इसी ड्राइंग के ताल्लुक से हमें याद रखनी है, परसेंटेज इज गिवन। अब यहाँ पर परसेंटेज इज गिवन, परसेंटेज गिवन है बट पर एनम इज नॉट रिटर्न देयर, देन फॉर होल ईयर। सपोज करो
अब कोई पार्टनर है, उसने 10,000 विड्रॉ किए। अब वहां पे लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज 10%। सिर्फ लिखा हुआ है 10%। सिर्फ परसेंटेज का साइन बना हुआ है, उसके आगे ये पी डॉट ए पर एनम नहीं लिखा है। और ये भी पता है कि उसने दिसंबर में लिया है, टाइम भी हमें पता है। तो क्योंकि वहां पे पर एनम नहीं लिखा हुआ है, तो हम उसे मंथ में कन्वर्ट करेंगे ही नहीं। तो 10,000 का 10% 1,000, पूरे साल का हम चार्ज करेंगे। तो क्वेश्चन उठता है भाई, हमने इसे, जब हमें पता है कि दिसंबर में उसने विड्रॉ किया है, तो हमने इसे मंथ में, यानी कि अगर 1 दिसंबर को विड्रॉ किया है तो 4 महीने में कन्वर्ट क्यों नहीं किया? तो इसकी सिंपल सा जवाब ये है कि भाई यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगा है, पर यहाँ पर ये नहीं लिखा है पर एनम कि उसको इतना परसेंट सालाना देना है। जब सालाना है नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे? मंथ्स में उसे कन्वर्ट नहीं करेंगे, जो भी परसेंटेज का अमाउंट आ रहा है फुल एंड फाइनल हम चार्ज कर लेंगे। अच्छा, एक बात ये हो गई। अब एक बात और है इसी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ताल्लुक से, कि कभी कभी कुछ पार्टनर्स कुछ पार्टनर्स ड्राइंग को विड्रॉ करते हैं कांस्टेंट अमाउंट एट कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम। Sometime partners withdraw constant amount at constant interval of time। अब ये क्या है? सपोज करिए कोई पार्टनर कह रहा है कि भाई मैं 2,000 रुपये महीना लूंगा और हर महीने की स्टार्टिंग में लूंगा, यानी कि वो 12 महीने तक 2,000 रुपये का अमाउंट लेगा और हर महीने की स्टार्टिंग में लेगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो वो अमाउंट ले रहा है वो कांस्टेंट है। क्यों है कांस्टेंट? क्योंकि वो हर महीने 2 ही हजार ले रहा है, इससे ज्यादा नहीं अमाउंट ले रहा है। और वो हर महीने की अगर स्टार्टिंग में ले रहा है तो स्टार्टिंग में ही ले रहा है। तो जो इंटरवल है, वक्त के दरमियान जो बच रहा है इंटरवल, वो भी कांस्टेंट है। या हो सकता है वो कहता है हर महीने के बीच में लूंगा, यानी कि अगर मैंने पहले मंथ में बीच में लिया, यानी कि 15 अप्रैल को लूंगा, फिर मैं 15 मई को लूंगा, फिर मैं 15 जून को लूंगा, फिर मैं 15 जुलाई को लूंगा। इसी तरह 12 महीने तक वो हर महीने के बीच में लेगा। या वो कहता है हर महीने के एंड में लूंगा, 3,000 रुपये हर महीने की एंड में लूंगा, तो 3,000 रुपये हर महीने लेगा। तो यहाँ पर जो अमाउंट है 3,000 वो कांस्टेंट रहेगा। अब हर महीने की एंड में लेगा, तो हर महीने की एंड में लेगा, तो हमें क्लियर हो गई ये बात कि भाई वो हर महीने की एंड में लेगा। तो वो अप्रैल की लास्ट डे में लेगा, फिर मई की लास्ट में लेगा, फिर जून की लास्ट डे को लेगा, इस तरह से वो लेगा। तो यहाँ पर अगर उसने इस तरह से ड्राइंग्स को विड्रॉ किया है, अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए फर्म से पैसा लिया है, तो हम क्या इतना लंबा कैलकुलेशन करेंगे कि हर महीने का अलग अलग निकाला है? नहीं। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? सपोज करें उसने 2,000 रुपये हर महीने की स्टार्टिंग में लेने को बोला है, तो 12 महीने तक लेगा वो। तो 12 महीने के कितने हो गए? 12 महीने के हो गए हमारे पूरे 24,000 रुपये। 12 महीने के हो गए 24,000 रुपये। 10% रेट था, तो 24,000 इंटू 10/100। अब सवाल पैदा होता है कितने महीने का? तो अगर वो बिगनिंग में ले रहा है हर महीने की, तो 6.5 महीने। अगर वो मिड में ले रहा है हर महीने की, तो 6 महीने। एंड में ले रहा है तो 5.5 महीने। है ना? तो यहाँ पर हम मंथ्स में जब कन्वर्जन करेंगे तो इस तरह से करेंगे। तो ये इसका अभी मैंने आपको फौरी तौर पर बता दिया है, ये कैसे आता है, और ये सारी चीजें मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी आपको बस चीजों को रिमेम्बर करना है, याद रखना है कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी मैंने फौरी तौर पे आपको बता दिया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते वक्त हमें क्या क्या ध्यान रखना है। तो फिर से मैं जल्दी से एक क्विक रिवीजन देता हूँ। इसको हम टाइम के बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं। पहली बात,
अगर टाइम गिवन है, अगर टाइम नहीं गिवन है तो हम 6 महीने का लेंगे। अगर वहां पे सिर्फ परसेंटेज लिखा है, पर एनम नहीं लिखा है, तो डायरेक्ट परसेंटेज जो भी अमाउंट होगा वो निकाल देंगे। मंथ में कन्वर्जन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो अमाउंट कांस्टेंट ले रहा है और एक कांस्टेंट इंटरवल पे ले रहा है, यानी कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ या मिड ऑफ एवरी मंथ या एंड ऑफ एवरी मंथ या बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो हम मंथ्स जो लेंगे वो सामने स्क्रीन पे आपके लिखे हैं, इसके अकॉर्डिंग आप लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ताल्लुक से आपको ये बातें सारी मेरी याद रखनी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो चीजें हमारी डेबिट साइड में आती हैं। मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले हम लोग क्रेडिट साइड की बात कर लेंगे। क्रेडिट साइड में क्या आता है, सिर्फ दो चीजें आती हैं, एक नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के बारे में क्या याद रखना है, आपको याद रहेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते वक्त किन चीजों पे ध्यान देना है वो भी आपको याद रहेगा। अब बात करते हैं हम डेबिट साइड में क्या क्या आता है। तो डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व जो हम प्रॉफिट से निकाल कर रखते हैं, और फिर बचा हुआ प्रॉफिट जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैपिटल के अनुसार निकालना है। जो भी कैपिटल दी होगी, रेट गिवन होगा, उसके रेट के अनुसार आप निकाल लेंगे। लिखा है साफ साफ, सिंपली कैलकुलेटेड फॉर द होल ईयर अकॉर्डिंग टू द टाइम गिवन इन क्वेश्चन, जनरली फॉर द होल ईयर। यानी कि ज्यादातर क्वेश्चन में जो उन्होंने साल के स्टार्टिंग में जो कैपिटल गिवन होती है, वो अमाउंट गिवन होता है, उसके अकॉर्डिंग आप पूरे साल का निकाल लेते हैं। अगर बीच में किसी ने अपनी कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है या विड्रॉ किया है, तो आप चेंजेस के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल कर यहाँ पर दिखाएंगे। दूसरी बात, सैलरी। अब जिन भी पार्टनर्स को जो भी सैलरी मिल रही होती है, आपको पूरे साल की यहाँ पर लिखनी होती है। फर्स्ट कैलकुलेट फॉर द होल ईयर, देन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि यहाँ डेबिट में जो भी हम दिखाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन के, वो पूरे साल की होना चाहिए। सपोज करो एक ही सैलरी है, बोला जा रहा है कि वो 3,000 रुपये महीना लेगा, 3,000 रुपये महीना लेगा, ठीक है भाई। तो 12 महीने होते हैं, तो 3 महीने के हिसाब से कितने हो गए, 12 3 36। अब बी के बारे में बोला जा रहा है कि वो 6,000 पर क्वार्टर लेगा। तो हमने भाई सोचा कि एक क्वार्टर साल में कितनी बार आता है, 4 बार आता है, तो 6,000 रुपये पर क्वार्टर लेगा, तो 4 बार के हिसाब से कोई 24,000। तो हम इस तरह से सैलरी को कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से हम बात करते हैं पार्टनर्स को जो कमीशन मिलता है। पार्टनर्स को जो कमीशन मिलता है, जनरली वो सेल्स के अनुसार गिवन होता है। ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि उनको सेल्स के अकॉर्डिंग आपको कमीशन देना है, ए को इतना परसेंट, बी को इतना परसेंट, जिसने जितनी सेल करी हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी गिवन होता है कि हम प्रॉफिट के अनुसार निकालेंगे, तो भाई प्रॉफिट के अनुसार हम निकालेंगे, प्रॉफिट के अनुसार हम निकालेंगे। तो भाई प्रॉफिट के अनुसार निकालने के दो तरीके होते हैं, है ना। एक बिफोर और आफ्टर, जो आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। एक बिफोर और एक आफ्टर, यानी कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एक आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आप जब बिफोर होगा तो जितना भी नेट प्रॉफिट होगा, रेट अगर 5% दिया है तो नेट प्रॉफिट, जो भी नेट प्रॉफिट का अमाउंट यहाँ पे दिया वो लिख लेंगे। जो रेट अगर सपोज करो 10% 5% दिया है, तो इंटू 5% अपॉन 100, जो भी अमाउंट आएगी यहाँ पर आप लिख देंगे। अगर आफ्टर बोला गया है तो जो भी नेट प्रॉफिट का अमाउंट है वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद रेट अगर 5% है तो इंटू 5, अब 100 प्लस 5 कर लेंगे, तो 100 प्लस 5 105। तो फिर जो भी कैलकुलेट करके आएगा उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह से आप इजीली कमीशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये हो गई सारी बातें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, कमीशन से रिलेटेड, है ना। अब लास्ट थिंग, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व ये क्वेश्चन में अमूमन गिवन होता है कि नेट प्रॉफिट का कितना परसेंट आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो जो भी नेट प्रॉफिट का अमाउंट है उसका उतना परसेंट आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं, या कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है डायरेक्ट अमाउंट गिवन होता है कि जनरल रिजर्व में आपको कितना पैसा ट्रांसफर करना है, तो जनरल रिजर्व में आप उतना पैसा ट्रांसफर कर देंगे। फिर इधर के टोटल से इसको 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 इन सब को आप डिडक्ट करेंगे। फिर ये यहाँ पर आपको रेसिडुअल बचेगा। ये रेसिडुअल पार्टनर्स का जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसके बीच में बांट देंगे। ए और बी का जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके बीच में बांट देंगे।
अब आपको यहाँ पर ख्याल ये रखना है कि जो भी रेशियो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग बांट देंगे। मान लीजिए क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि किसका क्या रेशियो है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो रेसिडुअल और जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जब हमें नहीं पता होता है कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। आई होप आपको मेरी बात फौरी तौर पे क्लियर हो गई होगी कि पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आता है और पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आता है और कैसे हमें पुट करना होता है। ये सारी चीजें क्लियर हैं। सबसे पहले मैं जो अब नेक्स्ट वीडियो अपनी प्रिपेयर करूंगा, मैं आपको उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड जो मैंने आपको 5-6 पॉइंट बताए, उन 5-6 पॉइंट पर मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। और आपको अगर इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी है, तो आप पर्सनली मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। आपका जो भी सवाल हो जिसमें आपको क्लियर ना हो पा रहा हो, तो आप लिख सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 7668965185। आई एम रिपीटिंग 7668965185।